गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा विषय है विशेषण। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है। तो जो विशेषण है वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब हमने पिछली कक्षाओं में पिछले टॉपिक्स जो पढ़े हैं, संज्ञा के विषय में भी जानकारी हो गई, सर्वनाम भी हमने पढ़ लिया। अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम के साथ में लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब विशेषण विकारी शब्द होते हैं एवं इन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। ये सारे विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। अब इन्हें सार्थक शब्द भी कहा जाता है कि वो अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। तो इसके उदाहरण के अनुसार हम विशेषण को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो पहला जो हमारा उदाहरण है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। अब ऊपर उदाहरण में हमें क्या वाक्य में पता चल रहा है कि राधा एक लड़की का नाम है। तो राधा नाम एक संज्ञा है, संज्ञा हो गई। सुंदर शब्द एक विशेषण है। अब संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। सुंदर जो शब्द है वो क्या कर रहा है, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। संज्ञा क्या है, राधा है। तो राधा की विशेषता बता रहा है कि जो राधा है वो बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ राधा के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है। चूंकि सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द विशेषण कहलाएगा। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है वह शब्द को, उस शब्द को क्या कहते हैं, विशेष्य कहा जाता है। जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है तो उसे फिर विशेष्य कहा जाएगा। तो यही इस उदाहरण में बताया गया है कि राधा बहुत सुंदर है। इसका मतलब राधा संज्ञा है और सुंदर एक विशेषण है। अब इसे ही हम और उदाहरणों के द्वारा देखें तो रमेश बहुत निडर है। रमेश बहुत निडर सिपाही है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हमें पता चलता है कि रमेश एक सिपाही है, वह निडर भी है। अगर इस वाक्य में निडर नहीं होता तो हमें बस यह पता चलता कि रमेश एक सिपाही है, लेकिन कैसा सिपाही है ये हमें नहीं पता चलता। तो अभी जो निडर शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है तो हमें पता चल गया कि रमेश
सिपाही होने के साथ साथ निडर भी है। तो निडर शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है, अतः निडर शब्द विशेषण कहलाएगा। इस उदाहरण से और भी अच्छी तरह पता चल गया कि किस तरीके से हम विशेषण शब्द को ढूंढ सकते हैं, विशेषण शब्द की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें इस तरीके का कोई वाक्य दे दिया जाता है कि रमेश बहुत निडर सिपाही है, तो हमने ये जान लिया कि रमेश सिपाही तो है, लेकिन कैसा है? बहुत निडर है। तो इसमें निडर होना उसकी एक खासियत है, उसकी एक विशेषता है। सिपाही तो और भी होंगे, बहुत सारे सिपाही हैं, लेकिन जो रमेश है वो निडर है। तो यहाँ हमने रमेश की विशेषता बताई, और जो निडर शब्द है वो क्या हुआ? यहाँ विशेषण कहलाएगा। अब हम और उदाहरण देख सकते हैं। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। मोहन विद्यार्थी है, लेकिन कैसा विद्यार्थी है? यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई जा रही है। अगर हम इस वाक्य से मेहनती विशेषण हटा देते हैं तो हमें सिर्फ यह पता चलेगा कि मोहन एक विद्यार्थी है, लेकिन वह कैसा विद्यार्थी है यह हमें नहीं पता चल पाएगा। जब वाक्य में मेहनती विशेषण का प्रयोग किया गया तो हमें पता चला कि मोहन विद्यार्थी होने के साथ साथ मेहनती भी है। तो मेहनती शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः मेहनती शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और विशेष वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो हम यहाँ पर विशेषण शब्द हमें समझ में आ गया कि विशेषण शब्द किस तरीके से हम जान सकते हैं, परंतु उसके भेद, विशेषण के भेद 8 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलना बोधक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। यहाँ हमारे ये 8 प्रकार के विशेषण हमें दिखाई देंगे। अब हम प्रत्येक विशेषण को एक एक करके समझेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है, हमें शब्द के द्वारा ही ये पता चल रहा है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे। अगर वैसे भी विशेषण है तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, अब वो गुणवाचक है तो फिर संज्ञा और सर्वनाम के रूप की, रंग की, जिसकी भी अगर वो गुण की विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, तो फिर ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है।
तो ताजमहल एक इमारत तो है, लेकिन कैसी है? एक सुंदर इमारत है। तो यहाँ जो सुंदर शब्द है वो विशेषण कहलाएगा। जयपुर में पुराना घर है। जयपुर में घर है, लेकिन कैसा है? पुराना। तो यहाँ ये जो पुराना है वो इसकी विशेषण होगा। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जापान में लोग रहते हैं, लेकिन किस प्रकार के लोग रहते हैं? वहां पर स्वस्थ लोग रहते हैं। मैं ताजा सब्जियां लाया हूं। तो यहाँ सब्जियां तो लाया है वो, लेकिन कैसी? ताजा। तो ये उसका गुण है। सारे ही चीजें उसमें गुण की, उसकी विशेषता बता रही है। तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब हम इसको ऊपर दिए गए उदाहरणों में, जैसा कि आपने देखा, सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताजा आदि शब्दों से विभिन्न वस्तुओं, व्यक्ति आदि का रंग, रूप, गुण आदि बताने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि संज्ञा और सर्वनाम का रूप, रंग, गुणवत्ता आदि का जो शब्द बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अतः ये शब्द विशेषण कहलाएंगे। अब हमें इन शब्दों का पता चल गया कि किस प्रकार के ये शब्द होते हैं, तो हम और भी उदाहरण इसके देख सकते हैं। अब हम इसके उदाहरणों के ऊपर पहला ये देखें, जो शब्द, सबसे पहले तो हम इसकी विषय परिभाषा यदि देखें, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि बताते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इस गुणवाचक विशेषण के कुछ रूपों के अंतर्गत उदाहरण इस प्रकार हैं। गुणबोधक, गुण बताने के लिए सुंदर, बलवान, विद्वान, विधान, भला, उचित, अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि। ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण, गुण बताए जा रहे हैं। अब इसमें दोष बोधक भी हो सकते हैं। दोष में बुरा, लालची, दुष्ट, अनुचित, कुम्हार, अनुचित हो गया। अब झूठा है, क्रूर है, कठोर है, घमंडी है, बेईमानी, पापी। अब इसे हम दोष बोधक कह सकते हैं कि बुरा है, लालची है, दुष्ट व्यक्ति है, अनुचित कार्य कर रहा है, झूठा है, क्रूर है, कठोर भी हो सकता है, घमंडी भी हो सकता है, बेईमान हो सकता है, पापी हो सकता है। तो ये उसके दोष को दिखा रहा है। पहले वाले में हमें उसने गुण दिखाए कि क्या क्या गुण हैं।
अब वो दोष दिखा रहा है। तो गुणवाचक विशेषण में कई रूपों से वो उदाहरण देता है। गुणवाचक, फिर दोष बोधक, किस किस प्रकार के दोष दिए जा रहे हैं। रंग बोधक, लाल, पीला, सफेद, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका आदि। अब जब रंगों की बात है, अगर रंग का कोई बात की गई है वाक्य में, तो फिर वो रंग बोधक हो गया विशेषण। रंग बोधक गुणवाचक विशेषण है, रंग बता रहा है। अब अवस्था बोधक, किसी व्यक्ति की यदि अवस्था की बात करी गई है, लंबा है, पतला है, अस्वस्थ है, दुबला है, मोटा है, भारी है, पिघला है, गाढ़ा है, गीला है, किस प्रकार की उसकी अवस्था है। सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा, अमीर इत्यादि। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें अवस्था की तरह भी विशेषण मिलते हैं। अब अवस्था गुण बोधक हो गया, दोष बोधक हो गया, रंग बोधक हो गया, अवस्था बोधक हो गया। अब हमारे सामने स्वाद बोधक, ये विशेषता भी हो सकती है। खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, सुगंधित है इत्यादि, ये स्वाद बोधक में आएंगे। अब अगला है आकार बोधक। आकार भी बता सकते हैं, गोल है, चौकोर है, सुडौल है, समान है, पीला है, सुंदर है, नुकीला है, लंबा है, सीधा सीधा है, तिरछा है, बड़ा है, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला, पीला, पोला। तो ये हमारे आकार हो गए। अब यहाँ स्वाद बोधक हो गया, आकार बोधक हो गया। अब स्थान बोधक, स्थान बोधक में इसमें स्थान बोधक में उजाड़, चौरस, इसमें हमें स्थान बोधक में कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई स्थान की आवश्यकता पड़ती है। और आकार में गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, लंबा है, चौड़ा है, सीधा है, तिरछा है, बड़ा, छोटा, चपटा, मोटा, ऊंचा, पतला, पोला। अब स्वाद बोधक भी हो गया, आकार बोधक भी हो गया, स्थान बोधक भी हो गया। अब हम लेंगे काल बोधक। आकार बोधक, काल बोधक में, काल बोधक में नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, रवीन, नवीन, सायंकालीन, अधिक, वार्षिक,
मासिक निम्नलिखित में तो इसकी जगह हम कालबोधक में नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मानसिक, मासिक, अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा आदि। ये कालबोधक हो गया। अब है दिशाबोधक। दिशाबोधक में निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी आदि। स्पर्श बोधक, मुलायम, सख्त, ठंडा, स्पर्श, ठंडा गरम, कोमल, खुरदुरा आदि। स्पर्श करने से हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज मुलायम है, सख्त है, ठंडी है, गर्म है और कोमल है, खुरदुरा है आदि। ये स्पर्श बोधक है। हमें केवल देखकर नहीं पता कर सकते, उसे छूकर स्पर्श करके ही पता चलेगा। भाव बोधक, अच्छा, बुरा, कायर, कीप, वीर, डरपोक आदि। यहाँ हमने देखे बहुत सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। अब गुणवाचक विशेषणों के बाद हम एक नए विशेषण पर आते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संख्यावाचक, संख्या के बारे में जानकारी दें। इस विकास खेलते समय विकास 4 बार खाना खाता है। खाना तो खाता है विकास, लेकिन उसका विशेषण क्या है? 4 बार खाता है। विकास 4 बार खाना खाता है। अब दूसरा उदाहरण देखें, मीना 4 केले खाती है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि मीना कितने केले खाती है? मीना 4 केले खाती है। अब यहाँ दुनिया में 7 अजूबे हैं। दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो इसको बताया भी जा सकता है कि कौन कौन से 7 अजूबे हैं। तो ये जो मेन व्यक्ति होता है वो एकदम अपने व्यक्ति की संख्यावाचक विशेषण से विशेषता बताता है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कितने विद्यार्थी हैं तो वो संख्या के आधार पर बताया जाता है। तो फिर इसे हम संख्या विशेषण कहने लगते हैं। अब
संख्या विशेषण के बाद हम जैसा कि देख रहे हैं इन उदाहरणों में 4, 7, 2, 100 आदि शब्द हमें बता रहे हैं कि विकास कितनी बार खाना खाता है, मीना कितने फल केले खाती है, दुनिया में कितने अजूबे हैं आदि। तो फिर ये हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अगर हम ये शब्द नहीं लगाते तो हमें निश्चितता नहीं होती। यहाँ के शब्द हमें शब्द ज्ञान नहीं देते। अब यहाँ ये शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम आदि महान हस्ती को हम देखें तो आज अगर हम ये शब्द नहीं लगाते तो क्या होता, हमें निश्चितता नहीं होती। यहाँ ये शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम सुमिता सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बता रहे हैं। अतः ये संख्यात्मक विशेषण कहलाएंगे। तो एकदम सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें संख्यावाचक विशेषण जानना है तो हमें अपने वाक्यों में संख्या डालकर प्रयोग करनी होगी। अब संख्यावाचक के बाद संख्या के भेद हैं, संख्यावाचक विशेषण के भेद। इन भेदों को यदि हम देख रहे हैं तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हम देखें तो निश्चित ऐसे विशेषण जो हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति एवं सर्वनाम का निश्चित बोध कराए, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि निश्चित है, निश्चित तौर पर उसमें कहा गया है 4 वृक्ष हैं, 3 कमल हैं, 2, 1, 3, 8 गाय, 1 दर्जन पेंसिल, 5 बालक, 10 आम आदि। तो यहाँ निश्चित तौर पर उन संख्याओं को बताया गया है। अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होंगे? ऐसे विशेषण जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित बोध नहीं करा पाते, एवं उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, कह नहीं सकते कि क्या है। ऐसे विशेषण शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अनेक, बहुत, बहुत सारे, सब, कुछ, कई, थोड़ा, सेकंडों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि ऐसे शब्द हैं जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से जुड़े हुए हैं। हम जब निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण देखते हैं तो हम सीधे कह सकते हैं कि वहाँ पर 4 वृक्ष हैं या वहाँ 3 वस्तुएं रखी हैं, वहाँ 8 गाय खड़ी हैं, मैं 1 दर्जन पेंसिल लाया हूँ। तो वहाँ बताया जा रहा है कि भाई कितना काम हो रहा है, कौन सा विशेषण है।
अब यहाँ कुछ निश्चित ही नहीं है। कुछ देर बाद वहां जाऊंगा, अनेक प्रकार के वस्तुएं वहां पर हैं, कुछ वस्तुएं यहाँ भी रखी हुई हैं। ये काम अभी सेकंडों में हो जाएगा। हजारों चीजें वहां पड़ी हैं, अनगिनत वस्तुएं वहां रखी हैं, तो इन चीजों से पता ही नहीं चल रहा। अनगिनत है तो अनगिनत है, गिनती ही नहीं है, तो वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो इस तरीके से हमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दिखाई देंगे। अब संख्यावाचक विशेषण के बाद हम आते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो, तो ये एक हमारे सामने एक पूरा परिमाण देके जा रहा है कि मुझे 1 किलो टमाटर लाके दो, तो ये परिमाण वाचक हो गया। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना, तो यहाँ हमने एक परिमाण उसे दिया है, मात्रा बता दी है। आधा किलो चीनी लानी है, 1 किलो टमाटर लाने हैं, तो यहाँ हमने परिमाण कर दिया है, परिमाण दे दिया है। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो हमने 1 मीटर कपड़ा मंगाया है। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, तो परिमाण में वहां एक तरह से उसे मात्रा को बताया जाता है। अगर मात्रा हम बता रहे हैं तो फिर संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में हमें बताया जाता है, तो फिर वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब इन्हीं उदाहरणों को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, 100 ग्राम इत्यादि शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण बताते हैं। अब इससे हमें पता चलता है कि कितनी चीनी लानी है, कितना कपड़ा लाना है एवं कितने टमाटर लाने हैं। तो इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सी चीनी लानी है, कितना कपड़ा लाना है और कितने टमाटर लाने हैं। और फिर इन चीजों के माध्यम से हमें परिमाण का विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण हमें पता चलता है। अब इस विशेषण के माध्यम से हम इसके भेद देख सकते हैं। इसके भेद भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। जिस प्रकार से संख्यावाचक विशेषण थी, उसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण में भी ये दोनों ही विशेषण काम आ रहे थे। तो निश्चित परिमाण बोधक जो विशेषता है, उसमें वो विशेषण शब्द जो हमें किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एक बीघा जमीन
4 मीटर कपड़ा। इसमें निश्चित है कि कितना मीटर कपड़ा है, 4 मीटर कपड़ा है, 1 बीघा जमीन है, 2 किलो चीनी है, 3 लीटर पेट्रोल है, 100 सेंटीमीटर कपड़ा है, 2 सेर गेहूं है, 5 मीटर कपड़ा है, 1 लीटर दूध है। तो यहाँ एक निश्चित है कि कितना है, कितनी मात्रा है। और जब हम बात करते हैं कि अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण की, तो अनिश्चित वो विशेषण शब्द है जो हमें किसी संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं। निश्चित नहीं है कुछ भी, सब अनिश्चित है। तो वे शब्द अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी जगह, थोड़ी, थोड़ी में कोई निश्चित नहीं है, थोड़ी कितनी, बहुत पानी, बहुत तो है लेकिन कितना, इसमें कोई मात्रा नहीं बताई गई है। कुछ फल, कुछ में कितने फल, कोई निश्चित ही नहीं है। तो ये अनिश्चित चीजें हैं, जरा सा रस आदि। अब इसके जब हम उदाहरणों की बात करेंगे तो जिंदगी में सफल होने के लिए तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं, फिक्स नहीं है, उसकी मात्रा फिक्स नहीं है। बहुत परिश्रम यानी बहुत ज्यादा, पता नहीं कितना, कोई निश्चित नहीं है। मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ी, कितनी थोड़ी, तुम्हें थोड़ा काम और करना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा काम से मतलब कितना थोड़ा, काम के साथ थोड़ा खाना खाते रहना, थोड़ा। तो यहाँ ये चीजें निश्चित नहीं होती, इनकी कोई मात्रा निश्चित नहीं होती है। तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषणों को देखा। अब अगला जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का कक्षा में अव्वल आया है, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, यह लड़की वही है जो मर गई थी, कौन है जो सबसे उत्तम है। तो इन उदाहरणों में हम क्या देख रहे हैं कि जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं, तो वे शब्द सार्वनामिक हैं। यानी कि सर्वनाम शब्द पहले आ रहा है, संज्ञा से पहले सार्वनामिक शब्द आ रहा है और वो विशेषता बता रहा है, उसके विशेषण है। यानी कि लड़का है कोई, यानी यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है, तो उसकी विशेषता भी बताई जा रही कि वह लड़का कक्षा में भी अव्वल आ रहा है, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो यानी कि आदमी संज्ञा है लेकिन उससे पहले सर्वनाम आ रहा है वह आदमी, और उसके बाद फिर उसकी विशेषता बताई जा रही है, अच्छे काम कर रहा है। यह लड़की वही है जो मर गई थी, कौन है जो सबसे उत्तम है।
तो यहाँ संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ रहा है और फिर विशेषता भी बताई जा रही है। ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि जो उदाहरण दिए गए थे उसमें यह, वह, कौन आदि शब्द संज्ञा शब्द से पहले लग रहे हैं एवं विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्दों की विशेषता भी बता रहे हैं। अगर ये शब्द संज्ञा से पहले न लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः यह उदाहरण सार्वनामिक विशेषण के स्थान अंतर्गत आएंगे। तो हमें सार्वनामिक जो विशेषण हैं उनका भी इस तरीके से उदाहरणों के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। अब आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लखनऊ से लखनवी आदि। लखनऊ से शब्द बना है लखनवी। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं ये शब्द और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये देख रहे हैं, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। आपका एक लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा। बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। या हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर इन शब्दों को देखते हुए क्या लग रहा है कि ये एक व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। अब व्यक्तिवाचक विशेषण से हमें पता चल गया है कि किस तरीके से हम उन विशेषणों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो उदाहरण दिए हुए थे उनमें भारतीय, लखनवी, बनारसी, जयपुरी आदि शब्द हमें खाने, अंदाज आदि के बारे में बता रहे हैं। ये शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं एवं बाद में विशेषण बना रहे हैं। अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे ये शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं एवं बाद में विशेषण बना रहे हैं, अतः यह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब व्यक्तिवाचक विशेषण के बाद हम संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बनाया जाए तो वह संबंधवाचक विशेषण कहा जाएगा। फिर उसके जो व्यक्ति है उसका संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बनाया जाए तो यह संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। इसी तरह से विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण आदि से बनते हैं।
तो अंदरूनी, यह शब्द अंदर शब्द से बना है, जो के एक क्रिया विशेषण है। उदाहरण, भारतीय, भारतीय, यह शब्द भीतर शब्द से बना है। भीतरी, यह शब्द भीतर शब्द से बना है, जो कि एक क्रिया विशेषण है। अब इसमें हम जो भी विशेषण देख रहे हैं, उसका शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाता है। तो इसमें हमारा संबंधवाचक विशेषण जोरों से मिल जाता है। अब इसमें हम संख्यावाचक विशेषण की जब बात करते हैं, तो हमारे सामने कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसको देखते हैं। संबंधवाचक, अब संबंध हमारा ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। जैसा कि आपने देखा कि उदाहरण में देख सकते हैं कि भीतरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह शब्द हमें ज्वालामुखी की बाहरी एवं भीतरी सतह के संबंध में के बारे में बता रहा है। यह शब्द भी एक क्रिया विशेषण शब्द से बना हुआ है। अब अतः यह उदाहरण संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा कि ज्वालामुखी के भीतर है, यानी कोई संबंध बना हुआ है कि ज्वालामुखी के भीतर सतह ज्यादा गर्म होती है। तो इसीलिए इसका संबंध भीतरी जो शब्द है, इसका मतलब ज्वालामुखी से उसका संबंध पाया गया है। फिर ये संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा। अब है कि तुलना बोधक विशेषण। तुलना बोधक विशेषण, जैसा कि हम जानते हैं कि तुलना की जाती है, तो जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, यानी कि शेर की भांति। मिल्खा बोल्ट ने ज्यादा तेज भागता है, मिल्खा बोल्ट से ज्यादा तेज भागता है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। तो यहाँ एक दूसरे से तुलना की गई है, इसलिए ये तुलना बोधक विशेषण कहलाता है। अब हमारा आता है अंतिम जो है प्रश्नवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या आदि, तो वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की जाती है। मेरे जाने के बाद कौन आया, यहाँ आया था। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है, प्रश्न, वो हमारे सामने बनकर आता है। तो ये प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि ये विशेषण का जो विषय था वो यहाँ समाप्त होता है। इसके भेद भी हमने आज देख लिए, और विशेषण की परिभाषा, उसका अर्थ, इन सब पर भी हमने जानकारी प्राप्त की। अब इसके अंत में हम रेफरेंसेस या महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो कि और विशेषण की जानकारी आपको दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, विक्रम बीकानेरी भुजिया बहुत पसंद करता है, वाक्य में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? विक्रम बीकानेरी पसंद भुजिया। आंसर है बीकानेरी। निम्न में से विशेषण है क्रोध, दुख, रूप,
सुंदर, यहाँ सुंदर हमारा विशेषण है। तीसरा, अब अगला प्रश्न है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? वह बहुत काला है, वह बहुत सुंदर नाचा, वे बहुत सुंदर रजाई लाए, वह बहुत मीठा आम लाया। सही उत्तर है वह बहुत सुंदर नाचा। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, क्रोध, खुशी। इसमें सही उत्तर है सच्चा। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया है? शीना गाना गाती है, पेड़ पर पंछी बैठा है, मोहन सुंदर लिखता है, राम अच्छा लड़का है, रमेश दोहरे चरित्र, राम अच्छा लड़का है। अब सही उत्तर है, क्रिया की जो विशेषण लगा है बता रहा है, उसका आंसर है मोहन सुंदर लिखता है। मोहन लिख तो रहा है लेकिन सुंदर लिख रहा है। इसका आंसर मोहन सुंदर लिखता है। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। वाक्य में विशेषण है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। रमेश दोहरे व्यक्ति चरित्र का व्यक्ति है। इसका मतलब कि सही उत्तर इसका होगा संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, सुंदर किस वाक्य में विशेषण है? सुंदर अच्छा है, सीमा सुंदर नाची, वह सुंदर सुंदर लिखता है, शीना बहुत सुंदर है। सही उत्तर है शीना बहुत सुंदर है। अगला प्रश्न, बेचारी वह तो फेल हो गई। वाक्य में विशेषण है बेचारी, वह, फेल, कोई भी नहीं। सही उत्तर बेचारी। अगला प्रश्न, उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किस विषय में हुआ है? सुंदर, वह सुंदर लिखना चाहता है, वह सुंदर है, उसने इच्छा मीठा आम खाया, वह आदमी अच्छा नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उसने मीठा आम खाया। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? तुम 10 रुपए लाओ, वह कम रोटियां खाता है, कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, उसने कुछ पानी पिया। सही उत्तर इसका है उसने कुछ पानी पिया। ये परिमाणवाचक विशेषण का विकल्प है। अब यहाँ ये विशेषण का जो विषय है समाप्त होता है। अगला विषय अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।